आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। हम समझेंगे कि आखिर क्यों रातों रात सोने और चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में अचानक इतनी भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहली नज़र में आपको ये सिर्फ एक टैक्स हाइक लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे गिरते विदेशी मुद्रा भंडार और पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, द टैक्स शॉक। दूसरा, डॉलर ड्रेन। तीसरा, 1991 का ऐतिहासिक संकट। चौथा, स्मगलिंग की दुविधा। और अंत में इस नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना। सेक्शन 1, द टैक्स शॉक, अचानक पॉलिसी में बदलाव। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रातों रात कीमती धातुओं के इंपोर्ट की लागत के साथ आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि सोने और चांदी के इंपोर्ट पर लगने वाली इफेक्टिव ड्यूटी अब 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। ये सीधे उछलकर 15% पर पहुंच गई है। मतलब अगर आप बाहर से सोना मंगाते हैं तो उस पर अब एक बहुत बड़ा प्रीमियम लगेगा। इस टेबल को देखिए, ये जो हाइक है ना, ये किसी एक जगह से नहीं आया है। असल में बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5% से डबल करके 10% कर दिया गया है, और जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है वो तो 1% से सीधा छलांग मारकर 5% हो गया है। यानी लागत को दोनों तरफ से बहुत तेजी से बढ़ाया गया है। सेक्शन 2, डॉलर ड्रेन, मैक्रो इकोनॉमिक खतरा। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि दुनिया भर में जो उथल पुथल मची है उसके बीच खास तौर पर सोने को ही क्यों निशाना बनाया गया। अर्थशास्त्री सोने को एक नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट मानते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इसे खरीदने में अपने कीमती विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन भारी भरकम मशीनों या इंडस्ट्रियल टूल्स के उलट यह देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या जीडीपी ग्रोथ में कोई सीधा योगदान नहीं देता। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है, नौकरियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर आप सोना मंगाते हैं तो वो मूल्यवान धातु बस एक तिजोरी में जाकर बंद हो जाती है, और हमारे जो डॉलर है वो सीधे सीधे इकोनॉमी से बाहर चले जाते हैं। भारत के इस 775 बिलियन डॉलर के विशाल इंपोर्ट बिल पर जरा नजर डालिए। सिर्फ क्रूड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, फर्टिलाइजर और सोना, ये 4 चीजें मिलकर कुल इंपोर्ट का 31% हिस्सा कवर कर लेती हैं, और इसमें अकेले सोने का हिस्सा 9.3% है। और ये 9.3% कितना होता है? लगभग 72 बिलियन डॉलर। जरा सोचिए, हर साल इतनी बड़ी रकम देश से बाहर जा रही है सिर्फ सोना खरीदने के लिए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसका सीधा असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर कैसा पड़ता है। अगर हम सोने के इंपोर्ट को सिर्फ आधा कर दें तो हमारा जो 80 बिलियन डॉलर का विशाल डेफिसिट है ना, वो कटकर लगभग 44 बिलियन डॉलर्स के करीब आ सकता है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बफर साबित होगा। इस समय दुनिया भर में जो तनाव है उसके चलते कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं, और हमारे रुपए पर भी भारी दबाव है। अब तेल का आयात तो हम बंद नहीं कर सकते ना, इसलिए विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सोने के कारण हो रहे इस डॉलर ड्रेन को कम करना अब एक मजबूरी बन गया है। सेक्शन 3, 1991 का संकट, एक ऐतिहासिक आघात। इस पॉलिसी की असली अर्जेंसी को समझने के लिए हमें इतिहास के एक बहुत ही काले दौर में जाना होगा। 1991 के इस टाइमलाइन को देखिए। उस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के इंपोर्ट का पैसा बचा था। आईएमएफ से बेलआउट के लिए हमें सचमुच अपना फिजिकल गोल्ड गिरवी रखकर हवाई जहाज से बाहर भेजना पड़ा था। इस घटना ने एक स्थायी ऐतिहासिक आघात छोड़ दिया है। इसी कड़वे इतिहास के कारण आज जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट और कच्चे तेल की कीमतें एक साथ बढ़ती हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए बहुत ही तेज एक्शन लिए जाते हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स अब फॉरेक्स रिजर्व के साथ कोई भी जोखिम बर्दाश्त नहीं करते। सेक्शन 4, स्मगलिंग की दुविधा, एक पॉलिसी यू टर्न। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये हाई टैक्स रेट असल में एक बहुत तेज पॉलिसी रिवर्सल है। देखिए कैसी चीजें बदली हैं। इसी साल की शुरुआत में सरकार ने स्मगलिंग को रोकने के लिए ड्यूटी को घटाकर 6% किया था। इससे लीगल इंपोर्ट बढ़ा भी,
लेकिन जब ऑयल और रुपये का मैक्रो इकोनॉमिक दबाव बढ़ा तो आर्थिक स्थिरता को प्रायोरिटी दी गई और ड्यूटी को वापस आक्रामक रूप से 15% कर दिया गया। पर जाहिर है, इस 15% की ड्यूटी के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हैं। ड्यूटी बढ़ते ही दुबई, नेपाल और श्रीलंका के रास्ते स्मगलिंग तुरंत बढ़ जाती है। हवाला नेटवर्क और काले धन के चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं और इसका सारा भारी दबाव आ जाता है हमारे एयरपोर्ट कस्टम अधिकारियों पर। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे, अगर सोने के इंपोर्ट से इतना भयानक मैक्रो इकोनॉमिक तनाव पैदा होता है तो सरकार इसे पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर देती? पूरी तरह से बैन लगाना एक बहुत ही चरम और खतरनाक कदम है। इससे बाजार में तुरंत पैनिक फैल जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ होगा, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाएगा और ब्लैक मार्केट तो रातों रात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए ऊंचे टैरिफ लगाना एक ज्यादा सुरक्षित और इनडायरेक्ट तरीका माना जाता है। सेक्शन 5, नई वास्तविकता, जमीनी स्तर पर प्रभाव। चलिए अब देखते हैं कि इस मैक्रो इकोनॉमिक फैसले का जमीनी स्तर पर ज्वेलर्स और आम खरीदारों पर क्या असर हो रहा है। कल्याण, टाइटन, सेनको और मालाबार जैसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स अचानक से भारी दबाव में आ गए हैं। इस अचानक आई लागत से निपटने के लिए वो अब तेजी से सोने की रिसाइकलिंग और स्मार्ट इन्वेंट्री सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस कंपैरिजन को देखिए, आम लोगों का व्यवहार भी बदल रहा है। भारी टैक्स के कारण फिजिकल गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, जिससे शादी ब्याह के बजट बिगड़ रहे हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स का झुकाव अब डिजिटल गोल्ड और ETF की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ कोई फिजिकल टैक्स का झंझट नहीं है, जो उसे एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाता है। लेकिन हमें ग्रामीण इलाकों को नहीं भूलना चाहिए। आज भी कई ग्रामीण परिवार बैंकों के बजाय फिजिकल गोल्ड को ही अपनी मुख्य बचत मानते हैं। कीमतों में इस भारी उछाल से इन परिवारों की सेविंग्स पर एक बहुत बड़ा वित्तीय दबाव आएगा। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सोने के प्रति हमारा ये सदियों पुराना सांस्कृतिक लगाव बना रहेगा, या फिर ये शक्तिशाली मैक्रो इकोनॉमिक ताकतें हमारे समाज को पूरी तरह से डिजिटल विकल्पों की ओर मोड़ देंगी? ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर हम सबको कड़ी नजर रखनी होगी। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।